गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे घन घनाभ तथा बेलन के क्वेश्चन नंबर 8 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने घन घनाभ तथा बेलन पर एक क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, घन घनाभ तथा बेलन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है। बोला है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू और आर हैं, उसका आयतन होगा ए, आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी घनाभ के संलग्न फलक का मतलब क्या होता है। तो संलग्न फलक का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पर संलग्न फलकों का क्षेत्रफल पी क्यू और आर के रूप में दे रखा है, यानी कि यल इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखा है पी, और बी इंटू एच की वैल्यू आपको दे रखा है क्यू, और एच इंटू एल की वैल्यू आपको दे रखा है आर। तो इस तरीके से संलग्न फलकों का क्षेत्रफल पी क्यू आर के रूप में दे रखा है। आपको आयतन ज्ञात करना है, तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लो, यानी यल इंटू बी गुणे बी इंटू एच गुणे एच इंटू एल की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, पी क्यू इंटू आर के रूप में। तो इसको आप गुणा कराएंगे तीनों का आपस में, तो मिलेगा आपको यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू आर के रूप में। आपको आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच। तो दोनों तरफ हम कड़ी लगा देते हैं, तो दोनों तरफ आप कड़ी लगाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा यल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू रूट ओवर पी क्यू आर के रूप में। इस तरीके से घनाभ का जो आयतन होगा वो आपका रूट ओवर पी क्यू आर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है 20 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटें 2 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 3 मीटर की माप की टंकी जो 3/4 पानी से भरी है में डाली जाए कि टंकी से पानी बाहर ना निकले। एक ईंट अपने आयतन का 1/5 पानी अवशोषित करता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि टंकी के खाली भाग का आयतन क्या है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो टंकी आपकी है उसका 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो जब टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी कि टंकी का 1/4 भाग खाली होगा। तो खाली भाग का आयतन निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे टंकी के खाली भाग का आयतन। तो टंकी के खाली भाग का आयतन क्या होगा, टंकी के आयतन का 1/4 भाग, क्योंकि 3/4 भाग तो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो टंकी के आयतन के 1/4 भाग खाली भाग का आयतन होगा। तो टंकी का आयतन क्या है, 2 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 3 मीटर के रूप में। तो 2 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 3 मीटर, इसका आप 1/4 भाग निकालेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि टंकी के खाली भाग का आयतन क्या है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में जो ईंट का डायमेंशन दे रखा है वो आपका सेंटीमीटर में है, लेकिन जो टंकी का डायमेंशन दे रखा है वो मीटर में है। तो इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में आपका 200 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, और 3 मीटर में आपका 300 सेंटीमीटर गुणे आप कर लो 1/4। तो यहाँ से आपके टंकी के खाली भाग का आयतन मिल जाएगा। तो 4 से काट लेते हैं, तो 4 बचे 20, यानी कि टंकी के खाली भाग का आयतन आपको मिल गया 50 गुणे का 300 गुणे का 300 के रूप में। ये आपके टंकी के खाली भाग का आयतन।
अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है डियर स्टूडेंट, एक ईंट अपने आयतन का 1/5 भाग पानी अवशोषित कर लेता है, यानी कि एक ईंट जो है अपनी आयतन का 1/5 भाग पानी अवशोषित कर लेता है। तो कितना भाग वह कवर कर रहा होगा? जब 1/5 भाग पानी अवशोषित कर लेता है, यानी कि वह अपने आयतन का 4/5 भाग कवर कर रहा होगा। तो एक ईंट द्वारा कवर किया गया आयतन आप निकाल लो। तो लिखेंगे एक ईंट द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन। तो एक ईंट द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा? एक ईंट के आयतन का 4/5 भाग, क्योंकि 1/5 भाग तो पानी ही अवशोषित कर लेता है। तो एक ईंट द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा? ईंट के आयतन का 4/5 भाग। तो ईंट का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ईंट का जो डायमेंशन दे रखा है 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर। तो 20 गुणे 10 गुणे 7.5, इसका आप 4/5 निकालोगे तो आपको यह मिल जाएगा कि एक ईंट द्वारा कितना आयतन कवर किया जा रहा है पानी का। तो यहाँ से देखिएगा 5 से काट लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 24, तो मिलेगा आपको 4 गुणे 10 40 गुणे का 7.5 गुणे का 4। तो 1 दशमलव से ये जीरो कैंसिल आउट कर दो तो मिलेगा आपको 4 गुणे 75 गुणे 4 के रूप में। तो 75 चौका कितना होता है? 300, और 300 गुणे 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1200 घन सेंटीमीटर। अब आपने निकाल लिया कि टंकी के खाली भाग का आयतन इतना आपका था और एक ईंट द्वारा घेरा गया आयतन आपका इतना था। तो ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या? टंकी के खाली भाग के आयतन में एक ईंट द्वारा घेरे गए आयतन से भाग दे देते हैं। तो टंकी के खाली भाग का आयतन है 50 गुणे 300 गुणे 300। तो 50 गुणे 300 गुणे का 300, और एक ईंट द्वारा घेरा गया आयतन आपने निकाला है 1200। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से काटो तो 3 चौक 12, फिर 4 से काटो तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। तो मिलेगा आपको 50 गुणे का 75। यहाँ से डियर स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा, 5 पचे 25, अब 5 सत्ते 35, 2 37, यानी कि जो ईंटों की संख्या आएगी वो आपका 3750 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाना है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, 5 सेमी भुजा का एक घन एक आयताकार टैंक जिसकी माप 25 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर है में रखा गया है एवं इसमें 3 सेमी गहराई तक पानी है। टैंक में कितना पानी और डाला जाए कि घन जो है आपका पानी से ठीक ढक जाए, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। कोई आपका टैंक है जिसका माप आपका 25 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से मैंने एक टैंक ड्रा कर लिया। इस टैंक के अंदर डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर का एक घन रखा है। तो मैं मान लेता हूँ ये आपका घन है जो कि 5 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 3 सेमी गहराई तक पानी है, यानी कि टोटल ऊंचाई जो है केवल आपको घन को ढकने से मतलब है। तो घन की जो टोटल ऊंचाई 5 है, लेकिन इसमें जो है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तो पानी भरा है, यानी कि खाली भाग का आयतन कितना होगा? केवल 2 सेंटीमीटर पानी से नहीं भरा होगा। तो सबसे पहले हम टंकी के खाली भाग का आयतन निकाल लेते हैं। तो खाली भाग का आयतन निकाल लो, खाली भाग का आयतन। तो टंकी के खाली भाग का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई तो दे रखा है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो 25 गुणे 18। अब ऊंचाई में क्या आएगा? क्योंकि डियर स्टूडेंट आप खाली भाग का आयतन निकाल रहे हैं तो केवल आपका 2 सेंटीमीटर खाली है ऊंचाई में, तो गुणे आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 25 दूना 50 गुणे 18 कर लो। तो 18 पचे 90 और एक जीरो, यानी कि
आपके खाली भाग का जो आयतन आ जाएगा वो आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। टंकी के खाली भाग का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसी 900 सेंटीमीटर क्यूब में आपका एक 5 सेंटीमीटर का घन है, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब में से यदि मैं 5 सेंटीमीटर के घन का आयतन घटा दूं तो हमको टंकी के यह पता चल जाएगा कि पूरी घन को ढकने में कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो टोटल खाली भाग का आयतन आपका था 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपका 5 सेंटीमीटर का एक घन भी रखा है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में से 5 सेंटीमीटर घन के आयतन को हम घटा लेते हैं। तो 900 माइनस का 125 करेंगे तो मिल जाएगा 775 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि घन को पूरी तरह से ढकने के लिए 775 सेंटीमीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। बोला है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ आपका 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का उसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच। तो आपको 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखा है 264, इसको आप मान लो समीकरण 1। और आपको आयतन दे रखा है बेलन का 924, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आपको दे रखा है 924, इसको आप मान लो समीकरण 2। अब करते क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 2 आपका है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 और समीकरण 1 आपका है 2 पाई आर एच बराबर आपका है 264। मैंने समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया। अब देखिएगा यहाँ से पाई कैंसिल कर दो, आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप 11 से काट दो, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 चौक को 44। फिर आप 12 से काट दो, 12 सते 84, 12 दूना 24। यानी कि आपको r/2 बराबर आपको मिल जाएगा 7/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो r की वैल्यू आपको मिल गई 7। r की वैल्यू आपको मिल गई 7। अब r का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके आप h की वैल्यू निकाल लो। तो r का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू रख दिया 7, h का मान नहीं पता है तो h रख दिया, इंटू बराबर हो जाएगा 264। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काट लीजिए तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब 22 से काटेंगे 132 को तो 6 बार में जाएगा, यानी h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है कि इस बेलन के व्यास और उसकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। तो बेलन की त्रिज्या यदि 7 है तो व्यास कितना होगा। तो बेलन की त्रिज्या 7 है तो व्यास आपका हो जाएगा 74 और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 2 से कैंसिल आउट कर लो तो 2 सत्ते 14 यानी 2 सिया 6। इस तरीके से बेलन के व्यास और ऊंचाई में 7:3 का अनुपात होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का है। इस कागज को मोड़कर ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है। एक आपका 44 सेंटीमीटर पूरे 10 सेंटीमीटर का एक कागज है। तो इस तरीके से मान लीजिए आपका कागज है जो 44 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको इस कागज को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे मोड़ना है कि ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है। तो कागज को यदि आप चौड़ाई की तरफ से मोड़ेंगे तो ही आपको ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मिलेगा। यदि आप कागज को चौड़ाई की तरफ से मोड़ेंगे तभी आपको ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस तरीके से ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन जो आपका 44 सेंटीमीटर था वो आपका वृत्त का
परिधि के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो तो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो आपका 44 सेंटीमीटर है ये आपका वृत्त की परिधि के रूप में आ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई r की वैल्यू आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा 44, 22×44 से 44 कैंसिल, तो यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, और एच की वैल्यू 10, 7 से 7 कैंसिल, तो सॉल्व कर लो तो 22 गुणे 7 गुणे 10, तो यहाँ से 1 0, 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 15, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। बोला है एक कमरे की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई क्रमशः 3:7:5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बीमा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर होगा। तो कमरे की बीमाएं हैं, तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि 28 वर्ग मीटर होगा कब, यदि प्रत्येक बीमा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि आपके जो डायमेंशन है वो आपका मीटर में है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो कमरे की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ h1 ऊंचाई है, चौड़ाई आपका b1 है और लंबाई आपका l1 है। तो ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई में आपका 3:5:7 के अनुपात में है, तो मैं मान लेता हूँ ऊंचाई आपका 3x है, चौड़ाई आपका 5x है और लंबाई आपका 7x है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बोला है प्रत्येक बीमा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो देखो जो आपकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई है वो आपका 3, 5 और 7 मीटर के अनुपात में, प्रत्येक बीमा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस का 0.50। क्यों? क्योंकि मीटर में आपको लेना है, लेकिन 50 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर में कितना होगा, आधा मीटर यानी 0.50। उसी प्रकार से B2 की वैल्यू आपको हो जाएगा 5x प्लस का 0.5, और L2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7x प्लस का 0.5। यहाँ तक आपको क्लियर है। बोला है जब प्रत्येक बीमा को 0.5 यानी 50 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, तो जो आपका चार दीवारी का क्षेत्रफल आता है वो आपका 28 वर्ग मीटर। तो आपको पता है कि चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2HL प्लस बी। अब 2HL प्लस बी, इसको H2 कर लो, इसको L2 कर लो, इसको B2 कर लो, क्योंकि 50 सेंटीमीटर बढ़ाने पर आयतन आपका 28 वर्ग मीटर आता है, तो बराबर है आपका 28। तो देखो 2H2 की वैल्यू कितना है 3x प्लस का 0.5, उसके बाद से L2 प्लस का B2, तो L2 की वैल्यू कितना है 7x प्लस का 0.5, और B2 की वैल्यू आपका है 5x प्लस का 0.5, बराबर है आपका 28, बराबर है आपका कितना 28। अब देखिएगा ये 2 से गुणा करा लो इस ब्रैकेट में, तो 2 3 6x प्लस का 1, यहाँ पर देखना 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x प्लस का 0.5 0.5 1 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 28। तो दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो 12 थक 72x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12x प्लस का 1 बराबर 28। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 72x स्क्वायर प्लस का 18x और माइनस का 27 बराबर 0। अब 9 कामन ले लो तीनों जगह से, तो मिलेगा आपको 8x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0।
अब आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो 8 तिरिक 24, 24 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि 2 आए तो 6 चौक 24 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x अब माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट, यहाँ से इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका है 2x, तो मिलेगा आपको 4x प्लस का 3। इन दोनों से कॉमन आप माइनस का 1 ले लो तो मिलेगा आपको 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट सेम हो गए तो आपको मिलेगा 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x और माइनस का 1, 2x माइनस का 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसको तो लेना है, लेना नहीं है क्योंकि माइनस में आएगा। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा। अब आपको प्रत्येक बीमा का मान बताना है कि प्रत्येक भुजा का मान कितना कितना होगा, ये आपको बताना है। तो x की वैल्यू 1/2 आया, तो 1/2 जब x की वैल्यू रखोगे तो h1 की वैल्यू कितना आएगा, h1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/5, और x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रखोगे तो b1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा, b1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2.5, और x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो L1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3.5। इस तरीके से आपका जो H1 की वैल्यू होगा वो आपका 1.5, B1 की वैल्यू 2.5 और L1 की वैल्यू 3.5 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से है, 36 मीटर लंबाई गुणे 16 मीटर चौड़ाई के हाल के अंदर की 4 दीवारी का प्लास्टर कराने में रुपया 2880 लगते हैं। हाल की ऊंचाई तथा अन्य कारक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का वर्गाकार हाल बनाया जाए तो दीवारों का प्लास्टर कराने में व्यय में प्रतिशत बचत अधिकतम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाल की ऊंचाई का नहीं पता है कि हाल की ऊंचाई क्या है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि हाल की जो ऊंचाई है वो आपका h मीटर है। मैं मान लिया कि हाल की जो ऊंचाई है वो आपका h मीटर है। उसके बाद से डियर स्टूडेंट हाल का आयतन निकाल लेते हैं। आयताकार हाल का चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लो, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो आयताकार हाल के चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस का b। तो देखो 2 हो जाएगा, h की वैल्यू h है। अब यहाँ पर आयताकार हाल की लंबाई दे रखा है 36 और चौड़ाई आपको दे रखा है 16। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2h गुणे 36 और 16 जोड़ोगे तो 52, यानी 104 मीटर, 104 एच मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये आपकी आयताकार हाल की चार दीवारी की क्षेत्रफल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ कि जो वर्गाकार भुजा है, वर्ग की भुजा में मान लेता हूँ, या वर्गाकार हाल की भुजा मान लो, वर्गाकार हाल की भुजा मान लो, वर्गाकार हाल की भुजा आपका ए है, मैंने मान लिया। अब आप वर्गाकार हाल का आयतन निकाल लो। तो वर्गाकार हाल का आयतन, तो वर्गाकार हाल का आयतन क्या होगा, वर्गाकार हाल का आयतन आपका होगा ए स्क्वायर एच के रूप में। वर्गाकार हाल का आयतन आपका होगा ए स्क्वायर एच के रूप में। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो आपका वर्गाकार हाल का आयतन है, जो आपके वर्गाकार हाल का आयतन है वो आपके आयताकार भाग के आयतन के बराबर है। तो वर्गाकार हाल का आयतन आपका है ए स्क्वायर, जो वर्गाकार हाल का आयतन है वो आयताकार हाल के आयतन के बराबर है। तो वर्गाकार हाल का आयतन ए स्क्वायर है, और आयताकार हाल का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में। तो लंबाई आयताकार हाल की लंबाई 36 है,
चौड़ाई 16 है और ऊंचाई नहीं पता है तो एच रख दिया, तो एच से एच कैंसिल। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 36 गुणे 16 के रूप में। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 6 निकल आएगा और यहाँ से 4 निकल कर आएगा यानी 24, यानी ए का जो मान होगा वो आपका 24 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप वर्गाकार हाल के चार दीवारी का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो वर्गाकार हाल की चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार हाल की चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस का बी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, H हो जाएगा, L प्लस बी। क्योंकि वर्गाकार हाल की बात हो रही है तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो लंबाई भी आपका 24 हो जाएगा और चौड़ाई भी 24 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 96H के बराबर। तो आप यह देख रहे हैं कि जब वर्गाकार हाल की बात बात हो रही है तो 96H आपका चार दीवारी का क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन जब आयताकार हाल की बात हो रही है तो वहां पर आपका जो चार दीवारी का क्षेत्रफल आ रहा है 104 मीटर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। आयताकार हाल के चार दीवारी का क्षेत्रफल 104H है और वर्गाकार हाल की चार दीवारी का क्षेत्रफल 96H है। तो आयतन में कितने की कमी आ रही है, आयतन में देख लीजिए कितने की कमी आ रही है, तो 104 में से 96 घटाओगे तो 8H की कमी आ रही है। आयतन में 8H की कमी आ रही है किस पर, 104 पर। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो यहाँ से आप 8 से काट लेते हैं तो 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, यानी आपको मिल जाएगा ये एच से एच कैंसिल, 100 का आपको मिल जाएगा 13 जो कि 7.7 के बराबर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका जो व्यय की प्रतिशत बचत होगी वो आपका 7.7% होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा बोला गया है कि एक हाल का क्षेत्रफल 45, 15, 84 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपका 400 सेंटीमीटर है। हाल की मान क्या होगी जबकि चारों दीवारों को प्लास्टर कराने की लागत न्यूनतम हो। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा लागत न्यूनतम कब होगा, लागत न्यूनतम तभी होगा जब डियर स्टूडेंट जब आपके क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो। किसी भी चीज का यदि आपको प्लास्टर कराना है या कुछ भी कराना है तो न्यूनतम लागत कब लगेगा, जब उस क्षेत्रफल के, जब उस साइज के लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, तभी आपका न्यूनतम लागत आएगा, चाहे प्लास्टर कराना हो या पेंटिंग करवाना हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसमें लंबाई और चौड़ाई समान है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन नंबर बी में लंबाई और चौड़ाई समान है। तो जब लंबाई और चौड़ाई समान होगी उसी कंडीशन में आपका न्यूनतम लागत आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होगा उसी कंडीशन में न्यूनतम लागत आएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से है, बोला है किसी रोलर की त्रिज्या का मान आपका 1 मीटर है। रोलर की जो त्रिज्या दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 मीटर तथा लंबाई का मान आपको दे रखा है 7/22 मीटर। लंबाई का मान आपको दे रखा है 7/22 मीटर। किसी मैदान को समतल करने के लिए इसे 500 बार लुढ़कना पड़ता है। मैदान की जांच करने पर यह पाया गया कि मैदान के 5% भाग का रोलर 2 बार चल गया है, तो मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रोलर द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितना जमीन समतल कर रहा है। जो आपका रोलर है एक चक्कर में कितना जमीन समतल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका रोलर है एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर जमीन को समतल कर रहा होगा। तो एक एक चक्कर में समतल किया गया भाग लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया समतल किया गया भाग, तो एक चक्कर में
रोलर द्वारा समतल किया भाग लिख लो या समतल की गई जमीन लिख लो। तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर वह जमीन को समतल करेगी या मैदान को समतल करेगी। मैदान है तो मैदान ही कर लो। एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया मैदान कितना होगा, उसकी वक्र पृष्ठ के बराबर। तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपका है 1 मीटर, क्योंकि रोलर का आपका त्रिज्या 1 मीटर दे रखा है, और ऊंचाई आपका है 7/22। तो 22 से 22, 7 से 7, यानी कितना आ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया जो मैदान होगा वो आपका 2 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। लेकिन लगाता कितने चक्कर है, तो 500 चक्कर। तो 500 चक्कर में समतल किया गया मैदान, समतल किया गया मैदान। तो 500 चक्कर में समतल किया गया मैदान क्या होगा, 500 × 2 यानी 1000 मीटर स्क्वायर। अब आपको डियर स्टूडेंट, आपको यह नहीं पता है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मैदान का क्षेत्रफल है वो आपका है x मीटर। मैदान का क्षेत्रफल आपका x मीटर है। इस मैदान के क्षेत्रफल यानी x को 5% भाग को वह 2 बार कवर करता है। तो x का 5% निकाल लो, जो कि बराबर है आपका 1000 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको मैदान का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये तो आपको समझ में आया होगा। x मैदान का क्षेत्रफल है और इस मैदान के 5% भाग को वह 2 बार कवर कर रहा है। तो x का मैंने 5% निकाल लिया। तो 5 भी सही हम 100 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 × 20 और 21x/20 बराबर आपको मिल जाएगा 1000। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको 1000 × 20/21। 1000 × 20/21। तो यहाँ से x का जो मान आएगा डियर स्टूडेंट, आप सॉल्व कीजिएगा, वो आपका 952.38 मीटर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से मैदान का क्षेत्रफल 952.38 स्क्वायर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से है। बोला है एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई उसके व्यास की 2 गुनी है। यदि बर्तन को त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो इसका आयतन कितने प्रतिशत घट जाएगा, जबकि बर्तन की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात पूर्वतः रहता है। ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 17 को। बोला है एक बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है उसके व्यास की 2 गुनी है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो बर्तन का व्यास है, जो बर्तन का व्यास D1 की वैल्यू है वो आपका है 100। बर्तन की व्यास मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया बर्तन की ऊंचाई व्यास की 2 गुनी है। तो यदि व्यास आपका 100 होगा तो ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई आपका 200 होगा, क्योंकि बर्तन की जो ऊंचाई है वो व्यास का 2 गुना है। तो व्यास यदि आपका 100 है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपकी त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर आप बर्तन का आयतन निकाल लो, बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लो, यानी V1 की वैल्यू निकाल लो। तो πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू कितना है 50 का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है आपका 200। तो यहाँ पर हम पाई को पाई ही रखते हैं, 22/7 छोड़ दो तो 50 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 2500 गुणे आपको मिल जाएगा 200। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। उसके बाद से डियर स्टूडेंट 2 2 4 जीरो है तो 4 जीरो चिपका दो, इंटू का पाई है तो पाई, यानी कि जब बेलन की त्रिज्या 50 है और ऊंचाई 200 सेंटीमीटर है तो वहां पर आयतन आपने निकाला 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है यदि बर्तन की त्रिज्या 20% घटा दी जाए। तो देखिएगा जब बर्तन की त्रिज्या मैं 20% घटाता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि त्रिज्या आपका R2 है। तो पहले त्रिज्या आपका था 50,
पहले त्रिज्या था आपका 50, इसका 20% घटा दो तो 50 गुणे 20/100 कर दो, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, तो 50 में से 10 घटाओगे तो 40, यानी R2 की वैल्यू आपको मिल गई 40। अब देखिए R2 की वैल्यू 40 होगी तो D2 की वैल्यू कितना होगी, D2 की वैल्यू आपका 80 हो जाएगी, तो H2 की वैल्यू कितना होगी, H2 की वैल्यू 160 होगी, क्योंकि आपकी जो ऊंचाई है वह व्यास का दोगुना है। अब जब त्रिज्या आपकी 20% घट गई तो वहाँ पर आप आयतन निकाल लो। जब त्रिज्या आपका 20% घट गई तो वहाँ पर आप बेलन का आयतन निकाल लो, यानी V2 की वैल्यू निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू है आपका 40, तो 40 का स्क्वायर, और H2 की वैल्यू कितना है 160, तो यहाँ पर आप रख दो 160, तो सॉल्व कर लो तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हो जाएगा पाई 40 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 1600 और गुणे 160, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 16 गुणे 16 कितना होगा 256 होता है, और 3 जीरो है तो 3 जीरो चिपका लो, इंटू का पाई हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से जब त्रिज्या को मैंने 20% घटाया तो वहाँ पर जो आपका आयतन आया वो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,56,000 पाई के बराबर आ गया। तो आपको यह बताना है, तो आपको यह बताना है कि आयतन में कितना डिफरेंस आएगा, ये आपको बताना है। तो पहले आयतन आपका 5,00,000 पाई था, और जब त्रिज्या को 20% घटाया तो 2,56,000 आया। तो देखिए आयतन में कितने की कमी आ रही है, तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आयतन में यानी 5,00,000 में से 2,56,000 घटाएंगे तो आयतन में जो कमी आ रही है वो आपका 2,44,000 आ रहा है। किससे, 5,00,000 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो यहाँ से देखो 1 2 3 जीरो, 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 से 244 को काटो तो 244/5 करोगे तो 5/40, फिर 4 सॉरी 5 चौक 20, 5/40, 5/40, यानी 48.8% का डिफरेंस आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी आयतन में आपका 48.8% का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है, बोला है 8 सेमी आंतरिक अर्धव्यास एवं 10 सेमी ऊंचाई वाला बेलनाकार पात्र पानी से आधा भरा हुआ है। एक लड़का एक पत्थर जिसका आयतन आपका 128 पाई घन सेंटीमीटर है को पात्र में डालता है। पात्र के पानी के तल की ऊंचाई में हुई वृद्धि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। तो पात्र के पानी की ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, पत्थर के आयतन के बराबर पात्र के उभरे पानी के आयतन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है, 8 सेमी आंतरिक अर्धव्यास एवं 10 सेमी ऊंचाई वाला बेलनाकार पात्र पानी से आधा भरा हुआ है। एक लड़का एक पत्थर जिसका आयतन आपका 128 घन सेंटीमीटर है की पात्र में डालता है। पात्र के पानी के तल की ऊंचाई में हुई वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, पात्र के पानी के तल में ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी, तो पात्र के तल में ऊंचाई में उतने की ही वृद्धि होगी जितना कि पत्थर का आयतन होगा, यानी कि जितना पत्थर का आयतन होगा उतना ही तो पानी की ऊंचाई में वृद्धि होगी, यानी कि जो आपका पत्थर का आयतन होगा, जो आपका पत्थर का आयतन होगा वो आपका पानी के ऊंचाई में वृद्धि आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो पत्थर डाल रहा है तो पत्थर के आयतन के बराबर ही तो पानी ऊपर आएगा। तो पत्थर का आयतन जो होगा वो बराबर होगा पानी के ऊंचाई में वृद्धि आयतन के बराबर होगा। अब पत्थर का आयतन आपको दे रखा है 128 पाई घन सेमी, तो 128 रख दिया पाई।
अब पानी की ऊंचाई में वृद्धि क्या होगी, तो पानी की ऊंचाई में वृद्धि, सॉरी पानी की ऊंचाई में वृद्धि आयतन कितना होगा, तो ये भी आपका पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। तो पाई, और यहाँ पर आपको आंतरिक अर्धव्यास दे रखा है वो आपका है 8 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई नहीं पता है कितनी हो रही है, तो मैंने मान लिया एच। यहाँ से डियर स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल, तो 128 बराबर 64 एच, 64 से काटो 2 बार यानी एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट जल की ऊंचाई में जो वृद्धि होगी वो आपका 2 सेंटीमीटर होगा। एक बार और ध्यान से समझ लो। देखो डियर, जो आपका पत्थर का आयतन मान ली, यानी जो पत्थर आप डालेंगे वह पत्थर अपने आयतन के बराबर ही पानी की ऊंचाई में वृद्धि करेगा। तो इस तरीके से जो पत्थर का आयतन होगा वह बराबर होगा पानी की ऊंचाई में वृद्धि आयतन के। तो पत्थर का आयतन 128 पाई घन सेमी है। अब पानी की ऊंचाई में वृद्धि आयतन मैं निकाल लिया, तो पाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर, ऊंचाई हमको नहीं पता है कि पानी की ऊंचाई में कितनी वृद्धि आ रही है, तो उसको मैंने मान लिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि पानी की ऊंचाई में वृद्धि आपका 2 सेंटीमीटर होगा। जो आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, एक घनाकार बक्से में 13 सेंटीमीटर लंबाई की सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। यदि बक्से की सभी कोरों की लंबाई का योग 76 सेंटीमीटर है, तो बक्से की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी बक्से में अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सकती है वो आपका बक्से के विकर्ण के बराबर रखी जाती है। तो बक्से का विकर्ण क्या होता है, बक्से का जो विकर्ण होगा वो आपका रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 169। इसको आप मान लो समीकरण 1। फिर बोला है कि बक्से की सभी कोरों की लंबाई का योग आपका है 76। तो बक्से की सभी कोरों की लंबाई का जो योग होगा वो आपका 4 एल प्लस बी प्लस एच के बराबर होगा। बक्से की सभी कोरों की लंबाई का योग 4 आप एल प्लस बी प्लस एच के बराबर होगा। जो कि 76 दे रखा है, 4 से काट लो तो 19 बार में कटेगा, यानी एल प्लस बी प्लस एच की जो वैल्यू होगी वो आपका 19 आ गया। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। आपको यह बताना है कि बक्से का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो करते क्या है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो, तो 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 हो गया। तो समीकरण 2 के मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर खुलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आप एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल हो जाएगा, बराबर है आपका 361। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपका कितना है 159। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर की वजह 159 रख दिया, प्लस का 2 आप एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आपको निकालना है बराबर 361। तो यहाँ से आपका 2 या एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की जो वैल्यू आएगी 361 में से 169 घटाओ तो 11 में से 9 जाएगा 2, 5 और 15 में से 6 जाएगा 9, फिर 1, यानी कि 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की जो वैल्यू होगी वो आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगी। इस तरीके से बक्सर का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे। बस आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के जाना है। आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन दिया जाएगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में जाओ और थोड़ा बहुत ट्रिक को भी माइंड में सेट रखो। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21,
बोला है एक बेलन का आयतन आपका 924 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ आपका 264 वर्ग मीटर है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो बेलन का आयतन आपका 924 घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 924 है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ आपका 264 है, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू आपका है 264। तो इसको आप मान लो 1 और इसको आप मान लो 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो। तो समीकरण 1 आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो। तो समीकरण 2 आपका है 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू है आपका 264। तो देखना ये आपका पाई से पाई कैंसिल, आर से आपका आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यहाँ पर 11 से काट लो तो 11/88, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, यानी कि आपको मिल जाएगा r/2 की वैल्यू 7/2 के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू आपने निकाल लिया 7। लेकिन आपको बताना है ऊंचाई कितनी होगी। तो r का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख के ऊंचाई निकाल लो। तो r का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू 7, ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा 264। देखो 7 से 7 कैंसिल कर दो, यहाँ पर 2 से काटो तो 2 एक कम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4। अब 22 से 132 को काटोगे तो 6 बार में कटेगा, यानी एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से जो बेलन की ऊंचाई आएगी वो आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से है। बोला है 14 सेमी ऊंचे खोखले बेलन का आयतन आपका 176 घन सेंटीमीटर है। यदि उसके बाह्य व अंत वक्र पृष्ठों का अंतर आपका 88 वर्ग सेंटीमीटर हो तो अंत एवं बाह्य त्रिज्याओं की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि एक बोला है 14 सेमी ऊंचे खोखले बेलन का आयतन आपका 176 घन सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो आपका होता है 5r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू का एच की वैल्यू आपको दे रखा है 176 घन सेंटीमीटर। इसमें जो कैपिटल आर है वह बेलन की बाहरी त्रिज्या है, स्मॉल आर जो है वो आंतरिक त्रिज्या है। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एच की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 रख दो बराबर 176। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 से भी काट लो तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि आपको मिल जाएगा 22 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 88। 22 से काट लो तो 4 बार में, यानी आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम ए माइनस का बी और ए प्लस का बी के रूप में लिख सकते हैं बराबर 4। इसको हम मान लो समीकरण 1। और डियर स्टूडेंट फिर आगे बोला गया है कि वक्र पृष्ठों का अंतर आपका 28 वर्ग सेंटीमीटर है। बाह्य व अंत वक्र पृष्ठ का अंतर आपका 28 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बाह्य वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच होगा, और अंत वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। इसका अंतर दे रखा है 88। अब देखो 2 पाई इंटू एच यहाँ पर भी है, 2 पाई इंटू एच यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो 2 पाई इंटू एच कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 88। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू दे रखा है 14, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 88। तो देखो 22 दूना 44 और 44 दूना हो जाएगा 88, 7 से काट लो तो 7 दूना 14, यहाँ से 2 से 2 भी काट दो तो यहाँ से r माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1 मिल गई। इसको हम मान लो समीकरण 2। अब r माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आपका है 1, तो r माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1 आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो r माइनस स्मॉल आर की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो r प्लस कैपिटल R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। इसको आप मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करके आप कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करेंगे तो जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी वो आपका 2.5 आएगा,
और जो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी वो आपका 1.5 आएगा। करना क्या है, समीकरण 2 और 3 जोड़ दो, तो कैपिटल आर की वैल्यू 2.5 आएगी और स्मॉल आर की वैल्यू 1.5 आएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बस है आपको कॉन्सेप्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है कि एक कमरा 7 मीटर लंबा, 6.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 3 मीटर गुणे 1.4 मीटर का एक दरवाजा है और 2 मीटर गुणे 1 मीटर माप वाली 3 खिड़की है। इसका आंतरिक दीवारों को सफेदी करनी है। एक ठेकेदार 5 रुपये 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का ठेका लेता है, तो सफेदी करने में कितना कुल खर्चा आएगा ये आपको बताना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या, 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से दरवाजा का क्षेत्रफल और 3 खिड़की का क्षेत्रफल घटा दो, क्योंकि ना तो आप दरवाजा को आप पेंटिंग करोगे ना तो आप खिड़की को पेंटिंग करोगे। बस आपसे पूछा यह जा रहा है कि कितना खर्चा आएगा सफेदी करवाने में। तो दरवाजा और खिड़की तो सफेदी करोगे ही नहीं, केवल 4 दीवारी का करोगे। तो करेंगे क्या, 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से हम दरवाजा और खिड़की के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। सफेदी कराने वाली दीवारों का क्षेत्रफल, सफेदी कराने वाली दीवारों का क्षेत्रफल, सफेदी कराने वाली दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से आपको घटा देना है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से आपको घटा देना है एक दरवाजा का क्षेत्रफल, एक दरवाजा का क्षेत्रफल प्लस का 3 खिड़की का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से यदि आप एक दरवाजा का क्षेत्रफल और 3 खिड़की का क्षेत्रफल घटाएंगे तो सफेदी कराने वाली दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h l प्लस का b अब माइनस का एक दरवाजा का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 3 गुणे 1.4 के रूप में, तो 3 गुणे 1.4 प्लस का 3 खिड़कियां हैं तो 3 लिख दिया। अब एक खिड़की का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2 गुणे 1 के रूप में, तो 2 गुणे 1 मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखना 2 एच की वैल्यू आपको दे रखा है 4 और लंबाई दे रखा है दीवार का 7 और चौड़ाई आपको दे रखा है 6.5, चौड़ाई आपको दे रखा है 6.5 माइनस का यहाँ पर देखो ये आपका 1.4 है, 3 गुणे 1.4 करोगे तो 14 तियाँ 42 यानी 4.2 यहाँ से मिलेगा प्लस का 2 तियाँ 6 यहाँ से मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से मिलेगा आपको 8 7 6 13.5 माइनस का 6 4 10.2 तो घटा दो। तो देखो 8 25 40 को 0 और 13 बटी 104 और 4 कितना होगा 104 और 4 करोगे तो देखना 8 25 40 को 0 8 3 24 4 28 को 8 8 एक कम 8 2 10 यानी कि 108.0 आ गया। इसमें से आप 10.2 घटा दो तो जब 10.2 घटाओगे तो 97.8 आपको मिल जाएगा, 97.8 यानी कि 97.8 मीटर स्क्वायर का आपको सफेदी करवाना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का आपका 5 रुपया 25 पैसा है तो 97.8 का कितना होगा, तो 97.8 में आप 5 रुपया 25 पैसा से गुणा करा दो। तो 97.8 में आप 5 रुपया 25 पैसा से गुणा कराओगे तो आपको 513 रुपये 45 पैसा मिलेगा, 513 रुपये 45 पैसा मिलेगा। यानी कि जो 4 दीवारी के क्षेत्रफल को सफेदी करवाने के लिए आपको 513 रुपये 45 पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां आपका 5:3 के अनुपात पे, इनके आयतनों में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो देख लो डियर स्टूडेंट, बोला है दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो मैं मान लेता हूँ कि बेलन की त्रिज्याएं आपका R1 अनुपात R2 है, इनकी त्रिज्याएं दे रखा है 2:3 के रूप में और
इनकी ऊंचाइयां आपका है 5:3 के रूप में, यानी H1 अनुपात H2 की वैल्यू आपको दे रखा है 5:3 के रूप में। तो आपका आयतनों में अनुपात बताना है, तो मैं मान लेता हूँ आयतन इसके V1 और V2 है। तो V1 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1, V2 क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H2 के रूप में। तो V1 बट्टे का V2, पाई से पाई कैंसिल कर दो। R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू कितना है, 5 बट्टे R2 की वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर, गुणे H2 की वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 2 दूना 4 25 20 ऊपर मिलेगा, और नीचे 3 3 का 9 3 27, यानी आयतनों में अनुपात जो होगा वो आपका 20:27 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख रहे हो ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, एक घनाभ का आयतन आपका 64,000 घन सेंटीमीटर और इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है वो आपका x अनुपात 2x/4x में है, क्योंकि आपको अनुपात दे रखा है 1:2:4 के रूप में। तो मैंने मान लिया कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में x/2x/4x है। तो ये आपको पता है कि घनाभ का जो आयतन हो रहा है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ का आयतन दे रखा है आपको 64,000 घन सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू x है, V की वैल्यू 2x है और H की वैल्यू 4x है, बराबर आपका है 64,000। तो यहाँ से देखना 4 दूना 8x³ की वैल्यू आपको मिल जाएगा 64, 3 ठो 0, 8 से काट दो बबुआ, तो 8 हटाएं 64, 3 ठो 0, यानी x³ की वैल्यू आपको मिल जाएगा 8,000। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आप निकालोगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको बताना है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में सबसे बड़ी भुजा क्या है, 4x। तो 4 और x की वैल्यू निकाले हो 20, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। इस तरीके से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपका 80 सेंटीमीटर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका घन घनाभ तथा बेलन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बिना फेस वाला मैं वीडियो बना रहा हूं, आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और बताइए साउंड क्वालिटी क्या है, वीडियो क्वालिटी क्या है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।